नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी जिसका नाम है एक और देवदास। कहानी शुरू करते हैं। सारी शाम जैसे रणचंडी मुझ पर सवार रही। पहले तो माली बाबा को बगीचे की दुर्दशा के लिए लताड़ा। वह बेचारा लाख गिड़गिड़ाता रहा कि सावन भादों में बाग में घास फूस तो होती ही रहती है, पर मुझे कुछ भी सुनने का होश न था। फिर सामत आई सुलेमानी की। वो शायद पगार की आशा में चढ़ाव के पास बैठी थी। उसकी बोझिल देह को अनदेखा करके मैंने कंपाउंड की गंदगी के लिए उसे जोरदार डांट पिलाई। फिर उसकी याचना भरी निगाहों की परवाह किए बिना ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक हॉस्टल का अहाता ठीक से साफ नहीं हो जाता तब तक पगार नहीं मिलेगी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए याद आया कि आज खुद ही सुलेमानी से कह रखा था कि जचकी होने तक वो बच्ची को भेज दिया करे। नया आदमी रखने से उसके पैसे कटने का खतरा जो था। लेकिन यह बात याद आने से गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि हर सीढ़ी चढ़ने के साथ बढ़ता ही गया। 9 नंबर के कमरे में लक्ष्मी हॉट वाटर बैग लेकर पड़ी थी। मुझे मालूम था पीरियड्स में वो लगभग बीमार पड़ जाती है। मैंने उसे लेटे लेटे ही कुछ पढ़ने का कड़े स्वर में आदेश दिया। अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए लड़कियों को शरारत करने की सजा दी। ईला को डांटा कि सर्दी जुकाम के बावजूद उसने स्वेटर क्यों नहीं पहना है। अपने कमरे में जाते हुए देखा गैलरी का बल्ब फ्यूज है। बस उल्टे पैरों लौटकर रजनी की खबर ले डाली। मैडम शाम से ही बिस्तर में लेटकर कोई सस्ता रोमांटिक नॉवेल पढ़ रही थी। कुछ देर तो सुनती रही, फिर भर भरा कर रो पड़ी। पर हमेशा की तरह मैंने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि पैर पटकते हुए अपने कमरे में लौट आई। सर बुरी तरह भन्ना रहा था। दिमाग की नसें इतनी तन गई थीं कि लगता था फट पड़ेंगी। लगा कि 1-2 और नमूने से सामना हो गया तो आज सचमुच मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन सामना हुआ तो रामरती से। वह कमर पर हाथ धरे दरवाजे के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे कुर्सी पर आकर बैठते ही उसका फरमान छूटा, अपन को जी अच्छा ना होई तो लेट ना रहिए घड़ी भर। बिना बात के रिसियाए रही तब से। जैसे कोई फूले हुए गुब्बारे में पिंच बांधे रामरती की बात ने ठीक वही असर किया और मैंने निढाल होकर मेज पर सर रख दिया। यहाँ सब पर शासन करने वाली मैं, पर ये 2 कौड़ी की नौकरानी मेरी बॉस बनी हुई थी। उसकी कड़ी और खड़ी बातों का मेरे पास कोई प्रतिवाद नहीं होता था, क्योंकि उसके खुरदुरे व्यक्तित्व के भीतर बहने वाली स्नेह की अंतः सलीला को मैं जानती थी। अब भी क्या उसने मुझे चैन से बैठने दिया। एक कप कॉफ़ी के साथ एक टिकिया खिलाकर ही दम लिया। फिर बोली, मचिया में पौड़िए तो हम मूड दाबी दें ठीक से। उसके अत्याचारों से बचने का कोई उपाय नहीं था। मैं चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट रही। रामरती कटोरे में आंवले का तेल लेकर सिरहाने जमीन पर बैठ गई। उससे लाख बार कहा कि इस युग में इतना तेल कोई नहीं लगाता, लेकिन न उसे जमाने की परवाह थी, न मुझ में उससे बहस करने की शक्ति थी। और ईमानदारी की बात तो यह थी कि उसकी मालिश से सचमुच दिमाग को बड़ी ठंडक मिलती थी। बस तापदायक होती थी उसकी जबान, जो अव्याहत रूप से चलती रहती थी। वो निरंतर हॉस्टल की लड़कियों को, यहाँ के शोर शराबे को, यहाँ के ढेर सारे काम को और मेरी लापरवाही को कोसती रहती थी। धीरे धीरे उसकी उंगलियों का जादू मुझ पर छाने लगा और उसका कर्कश स्वर दूर होता गया। कब आंख लग गई पता ही न चला। नींद जब खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे चादर उड़ाकर रामरती इधर उधर हो गई थी। फिर भी मैंने उठने का खतरा मोल नहीं लिया। चुपचाप लेटी रही। शाम की सारी घटनाएं याद आने लगीं। उन लोगों के करूं चेहरे आंखों के सामने घूमे जिन्हें मैंने इस बात के लिए डांट दिया था। अपने ऊपर बड़ी गिलानी हो आई। पता नहीं सबने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। क्या रामरती की तरह बेबी समझ गए होंगे कि मेरा जी अच्छा नहीं है? क्या हो गया मेरे जी को? दोपहर तक तो अच्छी भली थी। सुबह लड़कियों को गुड्डी दिखाने ले गई थी। दोपहर को रजनी के साथ ब्लू बेल्स में खाना लिया था। तीसरे पहर रामरती के हाथ की बढ़िया कॉफ़ी पीकर पिछले महीने का हिसाब किताब देख रही थी। तभी
हाँ, तभी प्रिंसिपल मैडम का बुलावा आया था। इतनी कोफ्त हुई थी। एक तो जुलाई महीने का हिसाब वैसे ही गड़बड़ रहता है। सुबह 5 लड़कियां होती हैं तो शाम को खाने तक 15 हो जाती हैं। फिर दूसरे दिन पता चलता है 2 लड़कियां हॉस्टल छोड़ रही हैं। उनके डिपॉजिट को एडजस्ट करते करते दम फूल जाता है। बड़ी मुश्किल से मन को एकाग्र कर पाई थी कि ये सम्मन आया। मना करने का कोई सवाल नहीं था। रजिस्टर बंद कर चप्पल चटखाती हुई बंगले की ओर चल पड़ी। मैडम अकेली नहीं थी। मुझे द्वार पर झिझकते देखकर बोली, कम ऑन गीता, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। मिस्टर वाजपेयी, ये हैं हमारी मैट्रेन मिस गीता देसाई। और गीता, आप हैं मिस्टर वाजपेयी, DFO। नमस्ते के लिए उठे हुए 2 जोड़ी हाथ और 2 जोड़ी आंखें जड़ होकर रह गई थीं। अच्छी बात यह थी कि मेरी उम्र 18 नहीं 38 थी। नहीं तो क्या उतनी निर्लिप्तता से कह पाती, मैडम हम लोग क्लास फेलो रह चुके हैं। सच? हाउ नाइस, मैडम ने उत्साह में भरकर कहा और फिर 20 प्रसंग सुना डाले। जब उनकी पुराने परिचितों से यूं अकस्मात भेंट हो गई थी, सारे वक्त मैं टेबल क्लॉथ की कढ़ाई को मन पर उतारने का प्रयत्न करती रही। कमरे में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति को झुठलाती रही। पर मैडम को जल्दी होश आ गया। मैंने आपको बोर तो नहीं किया? उन्होंने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ पूछा और फिर ऑफिशियल टोन में आकर बोली, अब वो काम के लिए बात हो जाए। गीता, मिस्टर वाजपेयी अपनी बेटी को हमारे यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन मैडम, हमारे यहाँ जगह, मैंने प्रतिपाद करना चाहा। मुझे मालूम है, लेकिन वी मस्ट ट्रीट इज अ स्पेशल केस। अभी अप्रैल में ही इस लड़की की माँ का देहांत हो गया है। मिस्टर वाजपेयी अक्सर टूर पर रहते हैं। लड़की को अकेले घर में नहीं छोड़ा जा सकता ना। ओह सो सैड। मैंने सांत्वना में कुछ और कहना चाहा, मगर शब्द नहीं मिले। बुत बनी बैठी रही। मैडम शायद चाय के लिए कहने भीतर गईं। मैं ही उनका अनुसरण करना चाह रही थी कि कमरे की चुप्पी को तोड़ता एक प्रश्न आया, गीता, आज कितने अरसे के बाद मिले हैं ना हम लोग? 19 वर्ष बाद, मैंने क्लर्की लहजे में जवाब दिया। तुम जरा भी नहीं बदली। बदलना मेरा स्वभाव नहीं है, मैं बोली। मैं एकदम बूढ़ा लग रहा हूँ ना? तुमने पहचान लिया, यही आश्चर्य है। एक बार अच्छी तरह पहचान लेने पर सहसा भूल नहीं पाती मैं। इस बार गहरी चुप्पी। फिर थरथराता प्रश्न आया, अब तक नाराज हो? अब मैं किसी से नाराज नहीं होती, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लंगड़ा कर चलने वाली बात वहीं रुक गई। फिर DFO वाली मुद्रा बनाकर उसने टाइम्स उठा लिया। मैं फिल्म फेयर के पन्ने पलटने लगी। मैडम किचन से लौटी। तब तक हम दोनों इसी तरह शिष्ट और संयत नजर आ रहे थे। चाय के बाद फॉर्म भरने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नाम कुमारी बांसुरी वाजपेयी, पिता का नाम प्रकाश नारायण वाजपेयी। कागज पर खरखराने वाली कलम जैसे मेरे कलेजे को चीरती चली गई। उन दिनों की याद ताज़ा हो आई जब ये नाम प्रकाश स्तंभ की तरह जीवन सार के तट पर खड़ा था। इन्हीं अक्षरों में लिखे अनगिनत पत्र आज भी रेशमी रुमाल में लिपटे संदूक की तलहटी में पड़े हुए हैं। कितनी रातों को रामरती की आंख बचाकर उसका परायण किया है। ये पत्र उन्हीं हाथों के लिखे हुए थे जो कहीं मेरे लिए आकाश के तारे तोड़ लाने का दम भरते थे। आज वही हाथ लड़की के लिए एडमिशन फॉर्म। अभी आप ये 250 डिपॉजिट कर लीजिए, बिल आने पर हम लोग देख लेंगे, मुझसे कहा जा रहा था। मैंने स्वप्निल गीता को परे धकेल दिया और एक चुस्त मैट्रिन की तरह रसीद लिखने बैठ गई। सारी औपचारिकताओं के बाद मेहमान विदा लेने को हुए। उन्हें बाहर तक छोड़ आने का भार मुझ पर सौंपा गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, मैं बसु के लिए बहुत चिंतित था। मेरा हेडक्वार्टर भी यहाँ नहीं है, कोई लोकल गार्जियन भी नहीं दे सकता। लेकिन तुम यहाँ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। इतनी देर से सुलगता हुआ मन जैसे भक्त से जल उठा। क्या कहने हैं जनाब के? सोच रहे हैं गीता बाहें फैलाकर खड़ी है इनकी लाडली के स्वागत के लिए। हिपोक्रेट। तब से सारी शाम मुझ पर मानो रणचंडी सवार हो गई थी। सुबह मैं देर तक सोती रही
किसी के डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं था। रामरती के होते हुए यमराज भी मेरी देहरी लांघ नहीं सकते थे। लड़कियां बेचारी क्या हिम्मत करती। रजनी को बुलाकर बता दिया कि एक नई एंट्री होने वाली है, वही सोच समझकर किसी कमरे में जगह कर दे। फॉर्म वगैरह भी उसे ही सौंप दिए। अचानक इतना बड़प्पन पाकर उसका चेहरा फूल गया। शाम की घटना से मुरझाई रजनी खिल गई। उसका यही बच्चों का सा स्वभाव मुझे बांधे हुआ था। अन्यथा काम के नाम पर वो जो करती थी वो सब शून्य ही था। नौकरी उसके लिए मजबूरी थी। कच्ची उम्र में वैधव्य का दाग लेकर जब वो मेरे पास आई थी तो मेरा मन पसीज उठा था। मैडम से कह सुनकर अपने असिस्टेंट के तौर पर मैंने उसे रख लिया था। पर एक दिन को भी उसका मन हॉस्टल की चारदीवारी में नहीं रम सका। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा दिवा स्वप्नों में खोई रहती। जीवन में जो उसे ना मिल सका उसे वो रूमानी चलचित्र या उपन्यासों में ढूंढा करती। इसी कारण मुझे उस पर प्यार भी आता था। इसी बात पर वो मेरी डांट भी खाया करती थी। रजनी को विदा कर मैंने फिर सो जाने का नाटक किया, पर लगा जैसे सारी संवेदनाएं किसी अनाम बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। तभी गेट पर वो हॉर्न सुनाई दिया। मस्तिष्क का तनाव कम हुआ जा रहा था। मुझे अपने ऊपर क्रोध भी हुआ और आश्चर्य भी। एक ही दिन में मैं उस हॉर्न को पहचानने लगी थी। इंडिफरेंट होने का इतना बड़ा नाटक रचकर भी अनजाने में केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे लाख विरोध करने के बावजूद मेरी कल्पना उसे गाड़ी से उतरते देख रही थी। तब से लेकर बेटी से विदा लेने के अंतिम दृश्य तक सब कुछ मैं अपने मानस पटल पर देखती रही। जब तक गाड़ी वापस नहीं चली गई मेरा मन मेरा अपना नहीं रह गया था। कमरे का एकांत जब असहाय हो उठा तो मैं शॉल लपेटकर नीचे उतर आई। अहाते में स्कूल बस तैयार खड़ी थी और लड़कियां एक एक कर नीचे उतर रही थीं। रोज की तरह मैं सीढ़ियों से टिककर खड़ी हो गई। तब मैंने देखा सबसे पीछे एक लड़की धीरे धीरे उतर रही थी। आंखों में रुलाई के लाल डोरे अब भी थे, चेहरा मिलान था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो लावण्य का एक पुंज नीचे उतर रहा हो। आंखों में चकाचौंध भरने वाले उस रूप को देखकर ख्याल आया, इसकी माँ भी इतनी ही सुंदर रही होगी। मन में एक अजीब विचार उठा कि परिवार की मर्यादा और गुरुजनों की इच्छा के नाम पर उसने प्रकाश ने जो सौदा किया वो घाटे का सौदा नहीं था। कितनी स्वीट है ना। रजनी के इन शब्दों से मुझे होश आया कि मैं अमिनेश नेत्रों से उस मुग्ध सौंदर्य का अनुसरण कर रही हूँ। फिर एक बार अपने ऊपर क्रोध आया। कुछ तीखी बात कहकर इस प्रशंसा को झुठलाने का प्रयास करना चाह रही थी, पर रजनी ने अवसर ही नहीं दिया। उसकी कमेंट्री अब भी जारी थी। बोली, दीदी आपने इसके फादर को देखा? क्या टॉप पर्सनालिटी है, एकदम एक्टर जैसे लगते हैं, इतने यंग दिखते हैं। विश्वास ही नहीं होता कि इनकी इतनी बड़ी लड़की है, ये इतनी बड़ी लड़की के पिता हैं। मैंने आहत होकर रजनी को देखा, पर मेरी व्यथा से बेखबर उसकी आंखें एक और स्वप्निल चमक से चमक उठी थीं। पुरुष मात्र उसका वीक पॉइंट था। शादी के 3-4 महीनों में उसका स्वर्गीय पति उसके मन में अपनी अमित याद नहीं छोड़ सका था, पर उसके मन में अपनी जाति के प्रति मोह अवश्य जगा गया था। रूढ़िवादी परिवार से विद्रोह का साहस जुटा पाती तो रजनी शायद कब की दूसरी गृहस्थी बसा चुकी होती। उसकी ये कमजोरी मेरे लिए कभी कभी चिंता का विषय बन जाती थी, पर इस बार मैंने उसे बैसाखी की तरह उपयोग किया। मैट्रन होने के नाते पालकों से अक्सर सामना हो जाता था। जब भी बन पड़ा मैंने रजनी को प्रकाश से निपटने भेज दिया। फिर देर रात तक उसके मुंह से मिस्टर वाजपेयी के गुण गाथा सुनने का दंड भी मुझे भोगना पड़ता, पर उसके सामने अपना संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा ये अधिक सरल था। वो अक्सर आता, कुछ तो हम लोगों के व्यवहार में सौजन्य और सहानुभूति का पुट था, कुछ उसे अपने पद का अभिमान था, शायद मुझसे परिचित होने का एहसास भी था। इसीलिए वो अक्सर हॉस्टल के नियमों को ताक पर रखकर चला आता था। जब भी आता बेटी को 2-4 दिन के लिए लिवा ले जाता। रजनी से ये आशा करना व्यर्थ था कि वो उन्हें इस व्यवहार का औचित्य समझा सकेगी।
यह कठोर कर्तव्य आखिर एक दिन मुझे ही करना पड़ा। एक शाम तकरीबन 7 बजे ही वो आ धमका। रजनी की उत्सुक आंखों को अनदेखा कर मैंने ही उसे रिसीव किया। देखिए मिस्टर वाजपेयी, मैंने छूटते ही कहा, हमारे यहाँ मिलने वालों के लिए एक ख़ास दिन ख़ास समय नियत है। घर जाने के भी कुछ नियम हैं। इनमें अगर हम बार बार ढील देने लगेंगे तो हमारे अनुशासन में गड़बड़ी आ जाएगी। देखो गीता, उसने मेरी औपचारिकता की परवाह किए बगैर कहा, तुम्हें मालूम है मैं टूरिंग जॉब वाला आदमी हूँ। तुम्हारे और मेरे टाइम टेबल में हमेशा फ़र्क बना रहेगा। इसीलिए ये रूल्स और रेगुलेशन मुझे मत सिखाया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो उससे मिलने मुझे ही आना होता है। उसकी माँ होती तो मैं इतनी चिंता भी ना करता। और एक तीखी हंसी के बाद बोला, माँ होती तो इस नरक जैसी रोटन जगह में वो आती ही क्यों। मुझे इतनी खीज हो आई, पता नहीं उसके गहरे आत्मविश्वास पर या पत्नी के उल्लेख पर या छात्रावास की आलोचना पर मेरा मन आपे में नहीं रहा। बहुत ही सख्त स्वर में मैंने जवाब दिया, आई एम सॉरी अबाउट हर मदर। लेकिन देखिए, यहाँ जो भी आता है हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। नहीं तो घर छोड़कर कोई इस नरक में क्यों आता। इसलिए सबके लिए नियम एक सा ही है। उसने विस्मित होकर व्यथित होकर मुझे देखा, फिर एज यू लाइक कहता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर कुछ देर ठिठका, फिर बोला, काश तुम समझ पाती उस बड़े बंगले में अकेले रात गुजारना क्या होता है। इतने दिनों के बाद लौटता हूँ तो वह खाली घर काटने को दौड़ता है। इसीलिए पहले सीधा यहाँ आता हूँ। लड़का उतनी दूर दुबई में है, बार बार घर नहीं आ सकता और उसके होने पर भी घर में वो रौनक कहाँ आ पाती है। लेकिन तुम इतनी भी मेहरबानी नहीं कर सकती तो ठीक है। और वो एकदम पलटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके कंधे एकदम झुक आए थे और पैर मन भर के हो रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी मालती जोशी की, जिसका नाम था एक और देवदास। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।